जय हिंद। आज हमारे सामने एक सवाल है। परिषद और राजस्व अधिकारी के अधिकार, कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और निर्णय को समझाइए। इन इंग्लिश, एक्सप्लेन द जुरिस्डिक्शन, पावर एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसकी शुरुआत होगी राजस्व संहिता की धारा 7 से, जो हमें बताएगी कि ये राजस्व परिषद आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं गठन की, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। ये सब कुछ हमें धारा 7 में मिलता है। धारा 7 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। अब इसमें कौन कौन होगा? तो देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होंगे, मतलब एक चेयरमैन, और उनके साथ कुछ दूसरे सदस्य भी होंगे। और इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो यहाँ दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं प्रशासनिक सदस्य और दूसरे होते हैं न्यायिक सदस्य। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति कमिश्नर के पद से नीचे का न हो, और जुडिशियल मेंबर बनने के लिए उसका पद कलेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, दोनों ही भूमिकाओं के लिए काफी उच्च स्तर का अनुभव चाहिए होता है। यहाँ एक और मजेदार बात है, राज्य सरकार को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी सदस्य को एक न्यायिक सदस्य के तौर पर डेजिग्नेट कर सकती है, और जैसे ही कोई सदस्य न्यायिक सदस्य बन जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ न्यायिक काम मतलब जुडिशियल वर्क ही दिया जाएगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि न्याय से जुड़े मामलों को पूरी तरह से एक्सपर्ट लोग ही देखें। ठीक है, परिषद का गठन तो हमने समझ लिया, पर इसके अधिकार क्या हैं? इसका दायरा कितना बड़ा है? अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं धारा 8 पर, जो हमें इसकी अधिकारिता यानी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताती है। धारा 8 जो है वो राजस्व परिषद को बहुत ही पावरफुल बनाती है। ये इसे कुछ खास मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी यानी चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी का दर्जा देती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो चलिए देखते हैं कि परिषद का ये कंट्रोल आखिर किन किन एरियाज पर होता है। देखिए, परिषद का कंट्रोल मेनली दो तरह के मामलों पर है। पहला, जितने भी सूट्स हैं, अपील्स हैं या रिविजन्स हैं, मतलब मुकदमे, अपीलें या पुनरीक्षण, इन सब के निस्तारण से जुड़े सारे मामले। और दूसरा, इस कोड में दिए गए बाकी सभी मामले। लेकिन इन बाकी मामलों में परिषद राज्य सरकार के कंट्रोल के अधीन काम करता है। मतलब जुडिशियल मामलों में तो परिषद की चलती है, लेकिन दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में फाइनल अथॉरिटी राज्य सरकार के पास ही रहती है। अब देखिए, इतने सारे सदस्य हैं और मामले भी बहुत हैं, तो सवाल ये है कि परिषद अपने काम को मैनेज कैसे करता है। इसका जवाब हमें धारा 9 में मिलता है, जो बताती है कार्य के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में। सिस्टम बड़ा ही सीधा है। सबसे पहले परिषद खुद ही अपने मेंबर्स के बीच काम को बांटता है। फिर जो अध्यक्ष हैं, मतलब जो चेयरमैन हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी खास केस के लिए एक या एक से ज्यादा सदस्यों वाली बेंच बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चाहे फैसला एक अकेला सदस्य दे या पूरी बेंच, उसे पूरे राजस्व परिषद का ही ऑर्डर माना जाएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सुनवाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो आखिर परिषद अपने फैसले यानी विनिश्चय तक पहुंचता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया हमें धारा 10 में समझाई गई है। नियम बहुत ही सिंपल है, मेजॉरिटी विंस। जब भी कोई केस 2 या उससे ज्यादा सदस्यों वाली बेंच सुनती है, तो जो फैसला होता है वो बहुमत की राय पर होता है। मतलब ज्यादातर सदस्य जिस तरफ होते हैं वही फैसला फाइनल माना जाता है। लेकिन सोचिए, अगर मामला फंस गया तो क्या होगा? अगर सदस्य बराबर बराबर बढ़ जाएं, मान लीजिए 2 लोगों की बेंच है और दोनों की राय एकदम अलग है, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कानून क्या कहता है? इसके लिए भी कानून में एक रास्ता है। जब भी वोटों में टाई होता है तो उस मामले को एक बड़ी बेंच यानी लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जाता है। इस बड़ी बेंच को कौन बनाता है? अध्यक्ष। और फिर ये बड़ी बेंच उस केस को सुनती है और अपने सदस्यों के बहुमत के आधार पर फाइनल फैसला देती है। इससे ये तय हो जाता है कि कोई भी मामला बिना फैसले के न रह जाए। तो कुल मिलाके बात यह है कि फैसला चाहे एक सदस्य ने दिया हो या एक बेंच ने या टाई होने के बाद किसी बड़ी बेंच ने, हर फैसले को राजस्व परिषद का अंतिम और बाध्यकारी विनिश्चय ही माना जाएगा। यही है इस शक्तिशाली परिषद की पूरी बनावट और उसके काम करने का तरीका। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आई होगी।
अगर हाँ, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसे ही और भी कानूनी विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।